स्टार्ट किया जाए। न्यू चैप्टर बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। ह्यूमन फिजियोलॉजी का ये सेकंड चैप्टर है और अगर हम वेटेज वाइज बात करें तो 2 क्वेश्चन का वेटेज है। ह्यूमन फिजियोलॉजी के किसी भी चैप्टर से 2-2 क्वेश्चन आते हैं। 6 चैप्टर हैं, 12 क्वेश्चन के आसपास आते हैं। जैसे अभी जो नीट हुआ है, जो कैंसिल हो गया है, उसमें भी इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन आए थे। पिछली बार शायद एक ही क्वेश्चन आया था, तो कभी एक आ जाता है या कभी 2 आता है। तो आपको लगता है कि हाँ फिजियोलॉजी का वेटेज कम है या चैप्टर से क्वेश्चन कम आ रहे हैं। क्वेश्चन जरूर कम आते हैं, लेकिन एक विशेष बात है कि ह्यूमन फिजियोलॉजी के जितने क्वेश्चन आते हैं वो सब डिजाइंड क्वेश्चन होते हैं, जिसमें गलती होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो वेटेज उस तरीके से 2 ही क्वेश्चन का है, लेकिन 2 क्वेश्चन अच्छे आ जाएंगे। और बायोलॉजी में 5-7 अच्छे क्वेश्चन अगर आपके गलत हो गए, बस आप बाहर हो जाएंगे। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स ये और रिप्रोडक्शन, ये 4 ऐसी यूनिट हैं जहां से अच्छे क्वेश्चन डिजाइन होते हैं। तो डिजाइन क्वेश्चन आपको यहां मिलेगा। ठीक है, तुम आगे आ जाओ छोटू इधर। तो शुरू किया जाए। अच्छा, एनसीईआरटी का कोई भी चैप्टर हो, जैसे ये बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन है, हाँ यहाँ बैठो, कोई भी चैप्टर हो बैठ जाओ, उसमें बगैर हेडिंग के कोई ना कोई पैराग्राफ जरूर लिखा रहता है। जैसे यहाँ देखो चैप्टर का नाम है, फिर ये एक पैराग्राफ यहाँ दिया है, फिर यहाँ से हेडिंग स्टार्ट है। तो बगैर हेडिंग के जो पैराग्राफ होता है वो वास्तव में इंट्रोडक्शन होता है। तो चैप्टर का नाम डालें और हेडिंग डालें इंट्रोडक्शन। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। और हेडिंग डाले इंट्रोडक्शन। अभी कुछ लिखिएगा नहीं, सुनिएगा जरा, ठीक है। इंट्रोडक्शन का जो पैराग्राफ है उसमें कुछ जनरल बातें बताई गई हैं। क्या बताया गया वो देखिए। जैसे मान लेते हैं कि ये पर्टिकुलर कोई सेल है और किसी टिश्यू का पार्ट है। अगर इस सेल की हेल्दी फंक्शनिंग चाहते हो कि यह सेल अच्छे से काम करे, टिश्यू अच्छे से काम करे, आर्गन अच्छे से काम करे, तो इस सेल की 2 शर्तें हैं। क्या? पहली शर्त यह है कि इसको कुछ न कुछ लगातार चाहिए। जैसे क्या चाहिए? तो कहोगे इसेंशियल, अभी लिखिएगा नहीं, लिखने का टाइम देंगे। सब्सटेंसेस, इसको एसेंशियल सब्सटेंसेस चाहिए। जैसे क्या चाहिए? तो जैसे इसने कहा कि हमको न्यूट्रिएंट चाहिए। अगर न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे तो कैसे काम होगा? जैसे इसने कहा हमको ऑक्सीजन चाहिए। एसेंशियल सब्सटेंस जैसे न्यूट्रिएंट या ऑक्सीजन कंटिन्यूअस हमको सप्लाई करना पड़ेगा। इन सब का जब इस्तेमाल होगा सेल के अंदर तो कुछ ना कुछ वेस्ट भी तो बनेंगे, कुछ ना कुछ हार्मफुल सब्सटेंस भी तो बनेंगे। तो उन हार्मफुल सब्सटेंस को सेल अपने अंदर थोड़े रखेगी, उनको एलिमिनेट भी तो करेगी। तो सेल की दूसरी शर्त है कि यहां से कुछ ना कुछ एलिमिनेट होता रहना चाहिए। क्या? हार्मफुल सब्सटेंसेज जैसे क्या? तो कहोगे वेस्ट। जैसे क्या? तो कहोगे कार्बन डाइऑक्साइड। और भी हो सकते हैं। तो यदि चाहते हो कि किसी सेल की हेल्दी फंक्शनिंग हो
तो उस हेल्दी फंक्शनिंग या उस टिश्यू की हेल्दी फंक्शनिंग या किसी सेल को यदि चाहते हो कि वो जीवित रहे और काम करे, तो उसने कहा देखो दो शर्तें हैं, हमको लगातार क्या दीजिए, एसेंशियल न्यूट्रिएंट दीजिए, ऑक्सीजन दीजिए या सब्सटेंसेस दीजिए, और लगातार हमारे अंदर बनने वाले हार्मफुल सब्सटेंसेस या वेस्ट या कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करिए, रिमूव करिए। तो दुनिया के सभी एनिमल ने कोई ना कोई मैकेनिज्म बना रखी है, स्पेशल मैकेनिज्म बना रखी है, जिससे ये सब चीजें सेल को मिलती रहें और ये सब चीजें सेल से रिमूव होती रहें। कोई ना कोई तो तरीका होना ही चाहिए कि सब्सटेंसेज प्रोवाइड हो जाए टू द सेल और सब्सटेंसेज रिमूव हो जाए फ्रॉम द सेल। कोई ना कोई तो तरीका अपनाना पड़ेगा। तो अब सवाल है तरीका क्या होगा। तो हम लोगों ने क्या तरीका निकाला वो देखिए। हम लोगों ने तरीका ये निकाला है कि हम लोगों में पाई जाती है ब्लड वेसल। जैसे मान लेते ये कोई ब्लड वेसल है, ठीक है, और हम लोगों की ब्लड वेसल के अंदर पाया जाता है ब्लड। ये ब्लड वेसल के अंदर क्या भरा हुआ है, ब्लड है। तो होता क्या है, जैसे मान लेते इधर से ब्लड आया तो उसी के साथ सब चीजें एसेंशियल न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन वगैरह आए और यहीं से किसको मिल गए, सेल को मिल गया। और सेल ने जितना कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेज या वेस्ट वगैरह बनाया वो सब निकाल के किस में डाल दिया, ब्लड में डाल दिया। और ब्लड जब यहां से गया तो सब कुछ लेके चला गया। तो हम लोगों ने तो ये हल निकाला है कि हमारे टिश्यू से ब्लड गुजरेगा, ब्लड से ही चीजें आएंगी, वहीं से सेल मिल जाएंगे, उसी में पड़ेंगे और वापस चली जाएंगे। लेकिन क्या दुनिया के सभी एनिमल के पास ब्लड है? ऐसा तो है नहीं। लेकिन दुनिया के सभी एनिमल को ये व्यवस्था तो करनी पड़ेगी कि सेल को O2 दिया जाए और सेल से CO2 लिया जाए। तो काम की बात ये है कि अलग अलग एनिमल ने अलग अलग तरीका निकाल रखा है। यदि किसी सेल को जीवित रहना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसकी दो शर्तें हैं। बढ़ जा बेटा। पहली शर्त यह है कि उसको लगातार एसेंशियल सब्सटेंसेज जैसे न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन मिलते रहें और लगातार हार्मफुल सब्सटेंसेज CO2 और वेस्ट वहां से एलिमिनेट होते रहें। अब स्पेशल कोई ना कोई तो भाई मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा कि सेल को ये सब चीजें मिले और सेल से ये सब चीजें जाएं। अब मैकेनिज्म में हम लोगों ने अपना बता दिया कि भाई हमारे पास क्या है, ब्लड है। हमारी पूरी बॉडी में क्या सर्कुलेट कर रहा है, ब्लड सर्कुलेट कर रहा है। ब्लड आएगा तो उसी के साथ चीजें आएंगी और सेल को मिल जाएंगी। ब्लड जाएगा उसी में सब चीजें गिर जाएंगी और दूर चली जाएंगी, बात खत्म। समस्या तो तब खड़ी हो गई कि दुनिया के सारे एनिमल में ब्लड नहीं पाया जाता है। तो क्या सारे एनिमल की सेल की डिमांड ये नहीं होगी? सेल की डिमांड तो होगी ही। तो फिर सवाल है कैसे पूरा होगा। तो तरीका देखो क्या है, अभी लिखिएगा नहीं। फॉर हेल्दी फंक्शनिंग, अभी लिखिएगा नहीं, लिखने का टाइम देंगे, ऑफ टिश्यू या सेल्स क्या होना चाहिए, एसेंशियल सब्सटेंसेज सेल को प्रोवाइड होने चाहिए और हार्मफुल सब्सटेंस सेल से रिमूव होने चाहिए। एसेंशियल सब्सटेंसेज प्रोवाइड टू सेल, और क्या होना चाहिए, हार्मफुल सब्सटेंस रिमूव फ्रॉम क्या, सेल। तो सवाल यह है कि एसेंशियल सब्सटेंस देने के लिए, हार्मफुल सब्सटेंस रिमूव करने के लिए कोई ना कोई स्पेशल मैकेनिज्म तो होगी ही फॉर सर्कुलेशन। इन सब चीजों को देने के लिए कोई ना कोई मैकेनिज्म तो होगी ही। जैसे हम लोगों ने अपनी मैकेनिज्म बताई कि हमारी बॉडी में तो ब्लड सर्कुलेट कर रहा है,
समस्या तो उनके सामने खड़ी हो गई जिनके पास ब्लड ही नहीं है। तो अब क्या होगा देखो, एग्जाम्पल समझ में आएगा। जैसे कि सिंपल ऑर्गेनिज्म, और सिंपल ऑर्गेनिज्म के नाम पर दो नाम लिखे हैं, स्पंज और सिलेंड्रेट। दोनों को देख लेते हैं। जिधर देखिए, जैसे मान लेते हैं कि ये स्पंज है। स्पंज की बॉडी ऐसी होती है जिसमें छोटे छोटे छेद होते हैं। छोटे छोटे छेद को ऑस्टिया कहते हैं और बड़े छेद को आस्कुलम कहते हैं। तो ये क्या है, ऑस्टिया, और ये क्या है, आस्कुलम। अच्छा, होता क्या है कि इन्हीं छोटे छोटे छेद से वाटर अंदर आता है और बड़े छेद से वाटर बाहर निकल जाता। आप सोचो, मान लेते हैं ये स्पंज है, तो इसमें वाटर आएगा और ऐसे वाटर निकल जाएगा। अब वाटर जब आएगा तो उसी के साथ ऑक्सीजन और एसेंशियल सब्सटेंसेज आ जाएंगे, और जब वाटर यहाँ जाएगा तो CO2 और वेस्ट यहाँ से एलिमिनेट हो जाएंगे। तो स्पंज ने इसका क्या हल निकाला, कहा उसके अगल बगल जो पानी भरा है वो उसके अंदर से होकर के गुजर जाए, बस उससे काम बन जाएगा। उसको तो सर्कुलेशन करना है। तो स्पंज में सर्कुलेशन कैसे हो रहा है, तो अगर वाटर सर्कुलेट थ्रू बॉडी कैविटी, उसकी बॉडी कैविटी से क्या सर्कुलेट कर रहा है, वाटर सर्कुलेट कर रहा है। इसी के देखा देखिए हाइड्रा को देख लीजिए। जैसे मान लेते हैं ये हाइड्रा है, ऐसे होता है, जिसमें ऐसे ऐसे टेंटिकल लगे होते हैं। हाइड्रा में एक छोटी सी ओपनिंग होती है, वाटर इसी से अंदर आएगा, जिसको माउथ कहते हैं, और ये बॉडी कैविटी है, और यहीं से वाटर बाहर निकल जाएगा। वाटर आएगा तो एसेंशियल सब्सटेंसेज आएंगे, और वाटर जब जाएगा तो CO2 और वेस्ट एलिमिनेट हो जाएंगे। तो इन दोनों ने क्या हल निकाला, इन दोनों ने हल ये निकाला है कि सराउंडिंग का जो वाटर है वो अपने शरीर के अंदर से गुजार रहे हैं। जब चीजें आएंगी, वाटर आएगा तो चीजें भी आएंगी, वाटर जाएगा चीजें चली जाएंगी। तो इन लोगों ने क्या हल निकाला, तो कहोगे सर्कुलेट कर लिया है। किसको, वाटर कहां से, फ्रॉम सराउंडिंग थ्रू बॉडी कैविटी। लेकिन जैसे हम हायर ऑर्गेनिज्म में गए, इवन जैसे हम लोग अपने में आए, तो हम लोगों ने वाटर का सर्कुलेशन तो किया नहीं बॉडी में। किसका सर्कुलेशन किया है, तो हम लोगों ने ब्लड का किया है। हाँ, वो अलग मसला है कि थोड़ा बहुत हम लोग लिम्फ का भी सर्कुलेशन करते हैं। तो जैसे हम हायर ऑर्गेनिज्म में जाएंगे, स्पेशल फ्लूइड सर्कुलेट करने लगेगा, और उस स्पेशल फ्लूइड का नाम क्या है, ब्लड है। हाँ, वो अलग मसला है कि कुछ लोग किसका इस्तेमाल कर लेते हैं, लिम्फ का। तो यदि हम इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, जैसे कि स्पेशली किसमें, ह्यूमन में क्या होता है, तो कहोगे सर्कुलेशन होता है स्पेशल फ्लूइड विदिन बॉडी। और वो स्पेशल फ्लूइड कौन है, तो उस स्पेशल फ्लूइड का नाम ब्लड है। एक और साथ में इस्तेमाल हो रहा है, कौन सा, लिम्फ। अगर क्वेश्चन पूछा जाए मेन सर्कुलेटरी फ्लूइड कौन है, तो यही भी दिया, मेन सर्कुलेटरी फ्लूइड कौन सा है, तो आंसर क्या देंगे, ब्लड। लिम्फ भी क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है सब्सटेंसेज का। तो ब्लड और लिम्फ दोनों ट्रांसपोर्ट करते हैं, लेकिन अगर चूज करना पड़े तो मेन कौन सा लगाओगे, ब्लड बताओगे। देखो जनरल 3 बातें बताई हैं, फिर अभी लिख लीजिएगा। पहली बात यह बताई गई है कि किसी भी सेल की हेल्दी फंक्शनिंग की 2 शर्तें हैं। पहली शर्त है इसको एसेंशियल सब्सटेंस मिले, और दूसरी शर्त है यहां से हार्मफुल सब्सटेंसेज एलिमिनेट हो जाएं।
एसेंशियल सब्सटेंस जैसे O2 और न्यूट्रिएंट है, और हार्मफुल में CO2 और वेस्ट है। तो हम लोगों ने इसका हल निकाला है कि भाई ब्लड आएगा उसी से एसेंशियल सब्सटेंसेस आ जाएंगे, और जब ब्लड जाएगा तो उसी से CO2 और वेस्ट यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। समस्या तो उनके सामने खड़ी हो गई जिनकी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होता था। तो उन लोगों ने देखो क्या किया, हमको एसेंशियल सब्सटेंस सेल को देना है, हार्मफुल सब्सटेंस सेल से निकालना है, कोई ना कोई तो मैकेनिज्म चलानी पड़ेगी। वो मैकेनिज्म कौन सी होगी? तो जितने सिंपल ऑर्गेनिज्म जैसे स्पंज और सिलेंट्रेट ने क्या किया, सर्कुलेट कर लिया किसको, वाटर को थ्रू द बॉडी कैविटी। इसने भी वाटर सर्कुलेट किया, इसने भी वाटर सर्कुलेट किया। लेकिन जैसे हम कॉम्प्लेक्स में जाएंगे, कॉम्प्लेक्स एनिमल में हमको स्पेशल फ्लूइड का सर्कुलेशन मिलेगा, जैसे कि किसका, ब्लड का, जैसे किसका, लिम्फ का। ये चीजों का ट्रांसपोर्ट करेंगे। हाँ, मेन सर्कुलेटरी फ्लूइड कौन सा है? तो आंसर क्या देंगे, ब्लड। अब लिख लीजिए, लिख लीजिए जरा एनसीईआरटी ओपन करो और हाइलाइटर निकाल लो। अब ऐसा ना करिए कि सारी लाइनें रंग डालिए। हम देखते हैं कुछ बच्चे पूरी एनसीईआरटी लाल कर देते हैं। पूरी नहीं रंगनी है, काम काम का चीज रंगोगे तभी तो अच्छा लगेगा। पता लगा यहां शुरू किया, ऐसे सब रंगते हुए जा रहे हैं, तो उसका फिर कोई मतलब नहीं है। देखो जरा, लिखा है सभी लिविंग सेल, जितने लिविंग सेल हैं उनकी शर्त है प्रोवाइडेड विद क्या, अब अंडरलाइन करो, न्यूट्रिएंट O2 एंड एसेंशियल सब्सटेंस। दूसरी शर्त है वेस्ट एंड हार्मफुल सब्सटेंस जो सेल के द्वारा प्रोड्यूस होंगे उनको क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूअसली रिमूव करना पड़ेगा। क्यों? अब अंडरलाइन करो, हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ क्या, टिश्यू। इसका मतलब कोई ना कोई क्या होनी चाहिए, इफिशिएंट मैकेनिज्म होनी चाहिए। किसके लिए? फॉर मूवमेंट ऑफ दीज सब्सटेंसेज टू द सेल और फ्रॉम द सेल। अलग अलग एनिमल ने अलग अलग तरीका अपना रखा है। क्या सभी एनिमल का एक ही तरीका है? नहीं, कोई ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, कोई कुछ सर्कुलेट कर रहा है, कोई कुछ सर्कुलेट कर रहा है। जैसे यहां से अंडरलाइन करो, सिंपल ऑर्गेनिज्म जैसे कि स्पंज, जैसे कि सिलेंट्रेट, अंडरलाइन कर लो, हाईलाइट कर लो, सर्कुलेट वाटर फ्रॉम सराउंडिंग थ्रू देयर बॉडी कैविटी टू फैसिलिटेट सेल टू एक्सचेंज दीज सब्सटेंसेज। लेकिन जैसे ही हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में जाते हैं, अब हाईलाइट कर लो क्या, स्पेशल फ्लूइड विद इन द बॉडी टू ट्रांसपोर्ट सच मटेरियल। इसमें से ब्लड क्या है, मोस्ट कॉमनली यूज बॉडी फ्लूइड है, मोस्ट ऑफ हायर इवन किसमें, ह्यूमन। एक और फ्लूइड है जिसका नाम क्या है, लिम्फ, आल्सो हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टेन सब्सटेंस। इस चैप्टर में क्या करेंगे उससे कोई मतलब नहीं। तो इंट्रोडक्शन में केवल 4 क्वेश्चन हैं कि सेल की 2 शर्तें हैं, उसको कुछ चाहिए, उससे कुछ जाना चाहिए। आने जाने के लिए कोई ना कोई तरीका होना चाहिए। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में तरीका अलग अलग निकाल रखा है। किसी ने कहा कि हम वाटर सर्कुलेट करेंगे और किसी ने कहा हम ब्लड सर्कुलेट करेंगे। चैप्टर का नाम क्या है, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। पहले हम लोग पढ़ेंगे बॉडी फ्लूइड और फिर हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलेशन। बॉडी फ्लूइड में जितने फ्लूइड हमारी बॉडी में उनके बारे में डिस्कशन करना, और सर्कुलेशन का मतलब कैसे हार्ट पंप करेगा, कैसे ब्लड सर्कुलेट करेगा, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहली हेडिंग डालिए बॉडी फ्लूइड। और बॉडी फ्लूइड में हमको 2 चीजें हैं, एक है ब्लड और एक है लिम्फ। तो 2 हमको पढ़ने हैं। तो मेन हेडिंग डालिए बॉडी फ्लूइड। मेन हेडिंग डालिए बॉडी फ्लूइड। अगर हम बॉडी फ्लूइड की बात करें तो 2 बॉडी फ्लूइड हैं, एक का नाम क्या है और दूसरे का नाम क्या है, लिम्फ है। वैसे तो हम लोगों की बॉडी में बहुत सारे फ्लूइड पाए जाते हैं। जैसे हमारे ब्रेन के अंदर एक फ्लूइड भरा होता है जिसका नाम सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है। हमारी आंखों के अंदर भी एक फ्लूइड भरा होता है जिसको इंट्रा आकुलर फ्लूइड कहते हैं। टिश्यू के बीच बीच में, सेल के बीच बीच में इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है।
तो हमारी बॉडी में बहुत सारे फ्लूइड होते हैं, हमको सारे फ्लूइड नहीं पढ़ने हैं, कम से कम 2 पढ़ने हैं। एक कौन सा? ब्लड पढ़ना है और दूसरा लिम्फ पढ़ना है। मेन हेडिंग डालेंगे ब्लड। मेन हेडिंग ब्लड। हम लोगों को ब्लड पढ़नी है। मेन हेडिंग डाले ब्लड, इतना लिख लीजिए। अब सुन लीजिए, अभी लिखिएगा नहीं, सुनिएगा। एनसीईआरटी में जो पहली लाइन ब्लड की लिखी है कि ब्लड एक प्रकार का, अभी लिखिएगा नहीं बेटा, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें विद फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट या ब्लड हेडिंग में केवल यही एक लाइन लिखी है, लेकिन इस लाइन में कुछ अच्छे सवाल हैं। ब्लड क्या है? स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है, इसमें फ्लूइड मैट्रिक्स होता है जिसको हम प्लाज्मा भी कहते हैं, और फॉर्म्ड एलिमेंट जिसको हम लोग ब्लड सेल भी कहते हैं। ये लाइन एनसीईआरटी की है। सवाल यहां से है, ये बताओ कि भैया किस मामले में स्पेशल है? तो स्पेशल तो बाद की बात है, पहले जनरल बात आपको समझ में आए। जनरल बात देखो क्या है कि जब कभी कोई कनेक्टिव टिश्यू होता है तो कनेक्टिव टिश्यू में पाई जाती हैं सेल। ब्लड में भी सेल पाई जाती हैं, सही बात है। सेल के बीच बीच में भरा होता है मैट्रिक्स। ब्लड में भी मैट्रिक्स है, अच्छी बात है, 2 बातें हैं। लेकिन कनेक्टिव टिश्यू की तीसरी पहचान देखो क्या है। तीसरी पहचान है फाइबर का पाया जाना। असली कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर पाया जाता है, लेकिन ब्लड में फाइबर नहीं पाया जाता है, तो ये स्पेशलिटी नहीं हो गई। एक और पहचान है कि जो सेल होती हैं वही क्या बनाती हैं? मैट्रिक्स बनाती हैं। ब्लड की सेल कभी भी ब्लड का प्लाज्मा नहीं बनाती हैं। तो 2 पहचान हैं, 2 विशेषताएं हैं। क्या? एक तो इसमें फाइबर एब्सेंट है, ये स्पेशल बात है, और दूसरा ब्लड की जो सेल हैं वो ब्लड का मैट्रिक्स या ब्लड का प्लाज्मा नहीं बनाती हैं। इसी नाते ब्लड को कहा जाता है फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू। इसी का दूसरा नाम है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। दोनों का मतलब है। इसका नाम फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू क्यों है? तो कहोगे असली कनेक्टिव टिश्यू की जो डिफिनीशन है वो ये पूरी नहीं करता है। असली कनेक्टिव टिश्यू क्या कहता है? फाइबर होने चाहिए, यहां नहीं है। असली कनेक्टिव टिश्यू कहता है कि जो सेल हैं वही क्या बनाए? मैट्रिक्स बनाए। ये कहता हम नहीं बनाएंगे। तो क्यों फॉल्स है? बिकॉज 2 शर्तें हैं। एक तो है एब्सेंस ऑफ फाइबर और दूसरा है प्लाज्मा या मैट्रिक्स नॉट प्रोड्यूस बाय ब्लड सेल। इन 2 कमियों के चक्कर में इसको हम फॉल्स कहते हैं। तो एक सवाल फिर यही दिख गया है कि अगर ब्लड की सेल ब्लड का प्लाज्मा नहीं बनाते हैं तो फिर बनाता कौन है? कोई ना कोई तो बनाता होगा ना। ब्लड की सेल ब्लड का प्लाज्मा बना नहीं रही है तो कौन बनाता है? पता है? वाटर कैसे बना देगा? ब्लड का जो प्लाज्मा है उसको बनाने की जिम्मेदारी इसकी जिम्मेदारी लिवर की है। किसकी जिम्मेदारी है? लिवर। तो प्लाज्मा में वास्तव में प्रोटीन होती हैं और वो प्लाज्मा वाली प्रोटीन लिवर बनती हैं। तो कौन बनाएगा? लिवर बनाएगा। वापस आ जाओ। तो पहला पहचान बेटा क्या है? फॉल्स है।
दूसरी पहचान क्या है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। इसका नाम फ्लूइड क्यों है? वो फर्क यहां दिख रहा है। इसका जो मैट्रिक्स है वो फ्लूइड नेचर का है। वास्तव में कनेक्टिव टिश्यू का जो मैट्रिक्स होता है वो सेमी सॉलिड होता है, लेकिन ये सेमी सॉलिड ना होकर के क्या है? फ्लूइड है। इसी नाते इसका नाम रखना पड़ा फ्लूइड मैट्रिक्स। तो इसका नाम फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है क्योंकि प्लाज्मा एज क्या है? फ्लूइड है। इस नाते हमको इसको कहना पड़ा क्या? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अभी लिखिए नहीं, लिखने टाइम देंगे। ये सामान्यतः ये बताइए कि ब्लड का कलर कैसा होता है? तो सामान्य बोलचाल की भाषा में कहते हैं रेड कलर्ड ब्लड। जैसे आप बोलोगे रेड कलर ब्लड, वैसे दो सवाल सामने आ जाएंगे। कौन सा रेड? बहुत सारे रेड होते हैं दुनिया में, तो इसका जो रेड है उसको ब्रिक रेड कहते हैं। जो ईंटे का लाल रंग होता है, ईंटे का जो लाल रंग होता है वो वाला इसका रेड होता है। तो कौन सा रेड है? अच्छा, होता लाल क्यों है? लाल होता क्यों है? तो इसमें रेड कलर का पिगमेंट होता है जिसका नाम हीमोग्लोबिन, जो कि कहां है? आरबीसी के अंदर। ड्यू टू रेड कलर्ड पिगमेंट, कौन सा? इन दो स्पेशल सवाल। क्या दुनिया के सभी लोगों का ब्लड रेड होता है? नहीं होता है। जैसे होता किसका किसका है? तो दो लोगों का नाम याद रखिएगा। हम लोगों का ब्लड रेड होता है, अर्थवर्म का भी ब्लड भी क्या होता है? रेड होता है। लेकिन क्या कॉकरोच का ब्लड रेड होता है? मच्छर का होता है। तो जब मच्छर मारते हो लाल रंग का खून निकलता है, वो अपना ही होता है भैया, वो उसने पिया है, उसके पेट में भरा है। उसका अगर भूखा मच्छर मार दोगे लाल रंग का कुछ नहीं निकलेगा, वो तो पेट उसका भरा हुआ, उसमें हमारा ब्लड भरा हुआ है। तो मच्छर का ब्लड भी रेड नहीं होता है। अच्छा, मक्खी का? मक्खी का भी रेड नहीं होता है। अच्छा, टिड्डे का, ग्रास हापर का, जो हरे रंग का होता है, हरा होता है क्या उसका ब्लड? उसका भी ब्लड हरा नहीं, कलरलेस होता है। अब ध्यान से सुनिएगा। आर्थ्रोपोडा में मेंबर, छिपकली तो वर्टिब्रेट में आएगी, वर्टिब्रेट में रेड हो जाएगा। सुनिए, इंसेक्ट जितने हैं, चाहे वो मक्खी हो, चाहे वो मच्छर हो, चाहे वो कॉकरोच हो, चाहे वो ग्रास हापर हो, इन सब का कलरलेस ब्लड होता है। हाँ, कुछ लोगों का नीले रंग का ब्लड होता है, कुछ लोगों का नीले रंग का ब्लड होता है। जैसे प्राण में, क्रस्टेशियन में आपको मिलेगा, ब्लू ब्लड पाया जाता है। तो ये स्पेशल दो क्वेश्चन हो गए। ये बताओ रेड ब्लड किसका किसका है? तो स्पेशली याद रखोगे ह्यूमन का और किसका? अर्थवर्म का। लेकिन कलरलेस ब्लड किसका होता है? इंसेक्ट का, चाहे मक्खी हो, चाहे मच्छर हो, चाहे कॉकरोच। हाँ, ब्लू ब्लड भी होता है। जैसे कहोगे ब्लू ब्लड, वैसे पिगमेंट पूछ लिया जाएगा। तो पिगमेंट याद रखिएगा, हीमोसाइनिन ब्लड होता है। तो कलर से दो तीन क्वेश्चन हमने स्पेशल बता दिया कि कलरलेस ब्लड भी किसी का होता है, ब्लू ब्लड भी होता है। जो ब्लू वाला होता है उसमें एक पिगमेंट स्पेशल कौन सा है? हीमोसाइनिन। हाँ, रेड वाला किसके चक्कर में है? हीमोग्लोबिन। अभी लिखिएगा नहीं। ये बताओ ह्यूमन ब्लड का पीएच कितना होता है? बहुत आसान सवाल। कितना होता है? 7.4। इसका मतलब क्या होता है? 7.4 का मतलब बेसिक कहो और चाहे एल्कलाइन कहो। ये बताओ बहुत ज्यादा एल्कलाइन है कि कम एल्कलाइन है? भाई 7 तक तो जीरो ही होता है, मतलब न्यूट्रल रहता है। 7 के जरा सा ऊपर है तो बिल्कुल हल्का सा एल्कलाइन है। तो क्या कहोगे? स्लाइटली एल्कलाइन। एक क्वेश्चन ये बताओ स्लाइटली एल्कलाइन होता क्यों है? कोई ना कोई तो कारण होगा।
तो हम लोगों के ब्लड में पाए जाते हैं इनऑर्गेनिक साल्ट ड्यू टू इनऑर्गेनिक साल्ट कौन सा, HCO3 माइनस, ये याद रखिएगा। अब HCO3 माइनस अगर सोडियम से जुड़ जाएगा तो सोडियम बाइकार्बोनेट बना लेगा, और अगर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तो H2CO3 बना लेगा। एक और खास बात है, हम लोगों के ब्लड का पीएच कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता है। केमिस्ट्री में थोड़ा चलते हैं। यदि कोई सॉल्यूशन है जिसका पीएच कांस्टेंट रहता है, उस सॉल्यूशन को कहते क्या हो, बफर सॉल्यूशन कहते हो। हमारा ब्लड भी एक प्रकार का बफर है, तो हमारे ब्लड में बफर सॉल्यूशन वाला कॉन्सेप्ट लागू होता है कि इसमें जल्दी पीएच चेंज नहीं होता है। पूछा गया सवाल है कि ह्यूमन का ब्लड कांस्टेंट रहता है, क्यों, तो कहोगे ड्यू टू ब्लड बफर। और ब्लड बफर बनाने में 2 साल्ट इन्वॉल्व है। देखिए पीएच रिमेन कांस्टेंट ड्यू टू ब्लड बफर। और ब्लड बफर बनाता कौन है, मेक बाई, 2 लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, NaHCO3, और इसी से तो बनेंगे भाई। HCO3 माइनस है, सोडियम जुड़ गया तो NaHCO3 हो गया, और हाइड्रोजन जुड़ गया तो क्या हो गया, H2CO3 हो गया। दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। हमारा ब्लड का पीएच कितना होता है, 7.4, कभी नहीं पूछेगा, क्लास 6 का सवाल है। कितना होता है, 7.4, मतलब कैसा होता है, स्लाइटली अल्कलाइन। क्यों होता है ये पूछेगा, तो क्या कहोगे, इनऑर्गेनिक साल्ट कौन सा, बाइकार्बोनेट आयन। ठीक है, फिर पूछेगा ब्लड का पीएच बदलता है, कहोगे जल्दी नहीं बदलता है, कांस्टेंट रहता है, क्यों, ब्लड बफर। और ब्लड बफर किसने बनाया है, तो आंसर देंगे क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट और H2CO3 का एसिड। चलो अब लिखो, यहां तक तो कुछ जनरल बातें हैं। अब सवाल ये है कि हम लोगों का जो ब्लड होता है उसमें 2 कंपोनेंट होते हैं, प्लाज्मा भी होता है और फॉर्म्ड एलिमेंट, या इसी को ब्लड सेल। अगर परसेंटेज पूछा जाए तो प्लाज्मा लगभग 55% वॉल्यूम ऑफ ब्लड है, और अगर फॉर्म्ड एलिमेंट कहा जाए तो लगभग 45% वॉल्यूम ऑफ ब्लड है। ये सोचने वाली बात नहीं है कि पता कैसे चला कि हमारे ब्लड में 55% प्लाज्मा है और 45% ब्लड सेल है। अरे 50-50 कर लिए होते, आधा प्लाज्मा कर लेते, आधा ब्लड सेल कर लेते तो अच्छा लगता। देखो क्या किया गया है, तो किया ये है कि एक टेस्ट ट्यूब ले लिए हैं, ये मान लेते हैं टेस्ट ट्यूब है, और इसमें ब्लड ले लेते हैं, यहां तक मान लेते हैं ब्लड फिल कर लेते हैं। ठीक है, और फिर इस टेस्ट ट्यूब को, दिख रहा है बेटा, नहीं दिख रहा, मोटा कर देते हैं, रुको, अब दिखाई पड़ेगा। टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं और इसमें ब्लड ले लेते हैं, और फिर तेजी से इसको क्या करते हैं, घुमाते हैं, सेंट्रीफ्यूज करते हैं। तो फिर टेस्ट ट्यूब ऐसे बन जाती है। यह है ब्लड को लेकर के इसको तेजी से सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो जो भारी चीजें होंगी हैवी, वो नीचे सेटल हो जाएंगे और हल्की चीजें ऊपर रह जाएंगे। तो होगा क्या
नीचे नीचे सेल बैठ जाएंगे, ठीक है, और ऊपर ऊपर प्लाज्मा होगा। तो दिखाई ये पड़ा कि यहां से यहां तक ये प्लाज्मा है और यहां से यहां तक ये सेल है। तो पता चला कि टोटल वॉल्यूम का 55% वॉल्यूम में क्या भरा है, प्लाज्मा, और टोटल वॉल्यूम का 45 में क्या भरा है, सेल भरा है। तो यहां से पता चला कि ये वॉल्यूम कितना है, 55% है, और ये वॉल्यूम क्या है, उसी से पता चला कि 45% ब्लड सेल हैं और 55% क्या है, ब्लड प्लाज्मा है। बढ़ाओ, चलिए अब हेडिंग डालिए, ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा में एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है, उस लाइन में 2 क्वेश्चन हैं। पहला सवाल ये है कि जो प्लाज्मा है वो एक्स्ट्रा कलर्ड विस्कस फ्लूइड है, एक्स्ट्रा कलर्ड विस्कस फ्लूइड है, और जो हमारे ब्लड का कितने % हिस्सा बनाता है, और बताया 55%, कॉन्स्टिट्यूट %55 वॉल्यूम ऑफ ब्लड। अभी लिखो नहीं, जरा सुन लो, लिख लेना। पहला सवाल ये है कि ये एक्स्ट्रा कलर क्या होता है। तो ये वो एक्स्ट्रा नहीं है जिससे जूस पीते हैं, जूस पीने वाला जो एक्स्ट्रा होता है वो तो कलरफुल होता है ना, अलग अलग रंग मिलता है। तो क्या अलग अलग रंग का होता है, तो होता नहीं है। ये कौन सा एक्स्ट्रा है, तो ध्यान सुने, गेहूं कटने के बाद उसकी जो स्टेम होता है, उसका जो भूसा बनता है, भूसे का जो रंग होता है वो लगभग लगभग लाइट येलो कलर होता है, हल्का सा गोल्डन टाइप का, पीला या हल्का गोल्डन कह सकते हो। हाँ, ये इससे थोड़ा सा मतलब हल्का ही मानो। तो लाइट येलो कलर का जो कलर होता है उसी को एक्स्ट्रा कहते हैं, वो भूसा है, भूसे के रंग को एक्स्ट्रा कलर कहेंगे। तो कैसा कलर होता है, अभी लिखिएगा नहीं, लाइट येलो कलर होता है। दूसरा सवाल ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, विस्कस फ्लूइड होता है। जैसे आप पानी लीजिए 2 उंगलियों के बीच और ऐसे ऐसे करिए, तो क्या कोई लिसापन है पानी में, नहीं है। पानी विस्कस नहीं होती है, उसकी डेंसिटी 0 होती है ना, 1 होती है, तो केमिस्ट्री वाइज देखिएगा, लेकिन विस्कस नहीं होता है। लेकिन तेल लीजिए तो ऐसे ऐसे करिए तो क्या होता है, थोड़ा सा विस्कस होता है, लुब्रिकेटिंग होता है। ध्यान सुनिएगा, अगर ब्लड की कोई एक बूंद आपको मिल जाए, उसको 2 उंगलियों के बीच रखिए और ऐसे ऐसे करिए, तो आपको तेल जैसा ही लगेगा, लुब्रिकेटिंग होता है। ध्यान सुनिएगा, ब्लड का प्लाज्मा विस्कस होता है। क्यों, कोई ना कोई तो कारण होता होगा, पानी तो विस्कस नहीं होता है। तो होता क्या है, ब्लड प्लाज्मा में पाई जाती है प्रोटीन, और प्रोटीन के नाते ही ब्लड क्या होता है, विस्कस होता है। तो विस्कस फ्लूइड क्यों होता है, ड्यू टू प्लाज्मा प्रोटीन। वेरी गुड, ठीक है, लिखिएगा नहीं अभी। प्लाज्मा की अगर कंपोजिशन की बात करें तो लगभग 90 से 92% क्या होता है, वाटर, और लगभग 6 to 8% क्या होता है, प्रोटीन कहो चाहे प्लाज्मा प्रोटीन कहो चाहे ब्लड प्रोटीन कहो, बात एक ही है। अभी लिखिएगा नहीं। सवाल यह है कि कितने टाइप की प्रोटीन होती हैं, ध्यान से सुनिएगा।
वैसे तो 60 टाइप की प्रोटीन होती हैं। 60 टाइप के नाम ना हमको पता है और ना तुमको जानना है। 60 में से कम 3 या 4 नाम याद रखिएगा। कम से कम एनसीईआरटी में 3 दिए हैं, 3 ही याद रखिएगा, फिर बाकी हम लोग ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर में देख लेंगे। तो मेनली 3 होते हैं। अब वो जो 3 होते हैं उनके भी नाम आपको पता होने चाहिए। तो वो 3 कौन से होते हैं? तो एक होती है फाइब्रिनोजेन, एक होती है कौन सी, ग्लोब्यूलिन, और तीसरी होती है एल्ब्यूमिन। कुछ क्वेश्चन सुन लीजिए, अभी लिखिएगा नहीं। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे ब्लड क्लॉटिंग, और ब्लड क्लॉटिंग में 13 फैक्टर लगते हैं, और 13 फैक्टर में पहला फैक्टर जो है वो फाइब्रिनोजेन ही है। तो फाइब्रिनोजेन वास्तव में फर्स्ट ब्लड क्लॉटिंग है। इसका मतलब ये वो प्रोटीन है जो ब्लड के कोआगुलेशन या क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में इन्वॉल्व है। कैसे इन्वॉल्व है जब हम लोग ब्लड क्लॉटिंग में पढ़ेंगे, लेकिन अभी याद कर लेंगे कि ये पहला क्लॉटिंग फैक्टर है और ये किस में इन्वॉल्व है, कोआगुलेशन ऑफ ब्लड या क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में इन्वॉल्व है। तो ये किसके लिए है, फॉर कोआगुलेशन ऑफ ब्लड या क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। क्यों? क्योंकि ये काम आता है, एक्ट एज फर्स्ट क्लॉटिंग फैक्टर। अच्छा, दूसरा देख लो। दूसरी प्रोटीन ग्लोब्यूलिन है। अभी आगे डिटेल में पढ़ा जाएगा। तो ग्लोब्यूलिन 3 टाइप की होती है, अल्फा ग्लोब्यूलिन, बीटा ग्लोब्यूलिन और गामा ग्लोब्यूलिन। ना अल्फा से आपका मतलब है, ना बीटा से आपका मतलब है, आपका गामा से मतलब है। तो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन में जो गामा ग्लोब्यूलिन है वो एंटीबॉडी का काम करती है, और एंटीबॉडी से हम पैथोजन को मारते हैं, मतलब अपने शरीर को बचाते हैं। इसका मतलब डिफेंस करते हैं। तो कौन सी प्रोटीन है जो डिफेंस में इन्वॉल्व है? तो आंसर क्या देंगे, ग्लोब्यूलिन। एनसीईआरटी बड़ा सावधानी से लिखी गई है। एनसीईआरटी में लिखा है ग्लोब्यूलिन प्रोटीन प्राइमरली इन्वॉल्व इन डिफेंस। प्राइमरली मतलब मुख्य रूप से डिफेंस में इन्वॉल्व है। प्राइमरली की जगह अगर ओनली कर दें तुरंत गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अल्फा ग्लोब्यूलिन और बीटा ग्लोब्यूलिन के काम कुछ और हैं। तो मेनली मतलब गामा ग्लोब्यूलिन की बात हो रही है, किसमें इन्वॉल्व है, डिफेंस में। कैसे इन्वॉल्व है? तो कहोगे गामा ग्लोब्यूलिन तो एंटीबॉडी है और एंटीबॉडी से पैथोजन मारा जाएगा। तो ये प्राइमरली किसके लिए है, प्राइमरली इन्वॉल्व इन बॉडी डिफेंस। क्यों? ग्लोब्यूलिन में कौन सी, जो गामा ग्लोब्यूलिन है इसी को कहते हैं इम्यूनो ग्लोब्यूलिन, या इसी को कहते हैं एंटी बॉडी। ठीक है, तो एंटीबॉडी है तो डिफेंस के तरीके से काम आ रही है। अब आती है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन से जुड़ा एक सवाल यह है कि ये तो रट लीजिएगा, स्मॉलेस्ट ब्लड प्रोटीन, सबसे छोटी ब्लड प्रोटीन कौन सी है, एल्ब्यूमिन। ठीक, दूसरा सवाल, हम लोगों के प्लाज्मा में जो एल्ब्यूमिन पाई जाती है उसका काम यह है कि वाटर रिटेनर का काम करती है। जितना बढ़िया एल्ब्यूमिन होगा उसी रेस्पेक्ट में वाटर होगा, और वाटर होगा तो ब्लड का वॉल्यूम भी तो होगा, ब्लड की ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन भी होगी। तो ब्लड के ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन या ऑस्मोटिक प्रेशर को बनाए रखने में किसका रोल है, एल्ब्यूमिन। अगर अब अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे स्किटरी सिस्टम, और वहां पढ़ेंगे ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। तो कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर या ब्लड की ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन या कंडीशन को बनाए रखने में कौन सी प्रोटीन इन्वॉल्व है? तो आंसर क्या देंगे, एल्ब्यूमिन। कैसे? ये हम लोग स्किटरी में पढ़ेंगे, अभी केवल याद रखना है। तो ये क्या करता है, मेंटेन
आस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड, या आस्मोटिक प्रेशर भी कह सकते हो, ब्लड कोलाइडल आस्मोटिक प्रेशर। तो जनरल बातें देख लेते हैं फिर लिखिएगा। एक्स्ट्रा कलर का मतलब लाइट येलो कलर है। विस्कस क्यों? प्लाज्मा की प्रोटीन के चक्कर में है। 90 to 92% वाटर हो गया। 6 to 8% प्रोटीन। प्रोटीन चाहे प्लाज्मा प्रोटीन को चाहे, मेनली तीन होती बहुत टाइप की हैं। तीन में पहली फाइब्रिनोजेन है, दूसरी ग्लोब्यूलिन है और तीसरी एल्ब्यूमिन। फाइब्रिनोजेन कोआगुलेशन ऑफ ब्लड या क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में इन्वॉल्व है, ग्लोब्यूलिन प्राइमरली बॉडी डिफेंस में इन्वॉल्व है, और एल्ब्यूमिन किसमें? ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन में इन्वॉल्व है या ऑस्मोटिक फ्लूइड कंसंट्रेशन में इन्वॉल्व है। ये पहले क्लॉटिंग फैक्टर के तरीके से काम करती है और ये स्मॉलेस्ट ब्लड प्रोटीन। इतना लिखो पहले। चलो अगर हम परसेंटेज को ऐसे जोड़ लें, इसका 92, इसका 8, तब तो 100% हो गया है। लेकिन अगर ऐसे जोड़ लें तो 98% हो रहा है। इसका मतलब है कि ऑलमोस्ट ये 100% हो गया है, लेकिन 100% है नहीं, अभी कुछ और चीज़ें बाकी हैं। प्लाज्मा में स्मॉल अमाउंट में मिनरल्स या इलेक्ट्रोलाइट या साल्ट पाए जाते हैं, जैसे सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, बाइकार्बोनेट है, क्लोराइड वगैरह है। और स्मॉल अमाउंट में ही ग्लूकोज पाया जाएगा, अमीनो एसिड पाया जाएगा, लिपिड पाए जाएंगे, और जो हमेशा फ्लो करते रहेंगे, एक आर्गन से दूसरे आर्गन की तरफ ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं, फिक्स नहीं रहेंगे, तो ट्रांजिट कहते हैं। तो प्लाज्मा में वैसे तो मोटा मोटा देखोगे 100% हो गया है, लेकिन ये अभी 100 हुआ नहीं है। तो क्या है? प्लाज्मा में लिखते चलेंगे स्मॉल अमाउंट ऑफ साल्ट्स, जैसे सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, बाइकार्बोनेट है, क्लोराइड है, ईटीसी दुनिया भर के, ठीक है। सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड वगैरह मिल जाएंगे, ये सभी स्मॉल अमाउंट में मिलेंगे। प्लाज्मा में ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, लिपिड्स। एनसीईआरटी में लिखा है ऑलवेज ट्रांजिट इन बॉडी। ट्रांजिट का मतलब है कि ऐसा कोई भी चीज जो ये कि एक जगह से दूसरी जगह क्या होता रहे, ट्रांसपोर्ट होता रहे, वो ट्रांजिट हो जाएगा। तो ये सब ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं यहां से वहां, ग्लूकोज, अमीनो एसिड और लिपिड। तीसरी चीज है प्लाज्मा में पाए जाते हैं फैक्टर फॉर कोआगुलेशन या क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। बस कमाल की बात यही है। अब रुक जाइए, अब लिखिए नहीं, जरा रुकिए। जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर हम लोगों के प्लाज्मा में पाए जाते हैं वो एक्टिव पाए जाएंगे कि इनएक्टिव? इनएक्टिव। क्यों? अगर वो एक्टिव होंगे तब तो ब्लड वेसल के अंदर ही ब्लड क्लॉट कर जाएगा, वो तो चोट लगने पर क्लॉट होना चाहिए। तो हम लोगों के प्लाज्मा में जो कोआगुलेशन या क्लॉटिंग फैक्टर पाए जाते हैं ये एज इनएक्टिव फैक्टर होते हैं। और फिर जब क्लॉटिंग होनी होती है तब ये फैक्टर क्या हो जाते हैं? एक्टिव हो जाते हैं। फैक्टर बिकम एक्टिव एट टाइम ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। एक्टिव हो जाएंगे और उसमें इस्तेमाल हो जाएंगे। इधर देखिए जरा, जैसा
जैसे मान लेते हैं कि ये कोई ब्लड वेसल है और इसमें चोट लग गई और यहां से खून बहने लगा, ब्लीडिंग होने लगी। थोड़ी देर बाद देखोगे कि यहां क्लाट बन गया है। यहां क्या बन जाएगा? ब्लड क्लाट बन जाएगा। और जब ब्लड क्लाट बन जाएगा तो ब्लीडिंग क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। लेकिन एक चीज देखोगे, यहां से एक येलो कलर का फ्लूइड निकलेगा। और इस येलो कलर के फ्लूइड को कहते हैं सीरम। क्या कहते हैं? सीरम। तो जहां जिस जगह क्लाट बना होता है वहां से धीरे धीरे येलो कलर का फ्लूइड निकलता है, इसको कहते हैं सीरम। क्वेश्चन पूछा गया सीरम क्या है, तो कहोगे ये प्लाज्मा ही है। बस फर्क ये है विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर। अभी लिखना नहीं, रुक जाओ 2 मिनट जरा। ये बताओ कि सीरम में एंटीबॉडी होंगी कि नहीं होंगी? बस सीरम में एंटीबॉडी होंगी कि नहीं होंगी? तो प्लाज्मा में होती हैं तो इसमें नहीं होंगी। ऐसा कोई सीरम जिसमें एंटीबॉडी पाई जाए उसको सीरम नहीं कहते हैं, उसको एंटी सीरम कहते हैं। तो इसमें क्या होता है? ये विद एंटी बॉडी होता है और इसी नाते इसको कहते क्या है? एंटी सीरम कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, फिर लिखिएगा। फैक्टर फॉर कोआगुलेशन पाए जाएंगे लेकिन ये इनएक्टिव होंगे। ये एक्टिव हो जाएंगे कब? एट द टाइम ऑफ क्लॉटिंग। ये ब्लड क्लॉट बन गया, उससे धीरे धीरे येलो कलर का फ्लूइड निकलेगा, उसका नाम सीरम होगा। सीरम क्या है? प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर। विद क्या होगा? एंटीबॉडी। कहोगे क्या? एंटी सीरम। लिखो जरा, खोलो एनसीईआरटी। ये बताओ अगर स्टेटमेंट ऐसे लिखा हो, प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज सीरम, फिर ऐसे लिखा हो सीरम विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज प्लाज्मा, है? क्लॉटिंग फैक्टर इज प्लाज्मा, ये तो गलत हो गया। ध्यान से पढ़िएगा, जरा सा उल्टा करेगा सब गलत हो जाएगा। क्या सीरम विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर प्लाज्मा है? नहीं, सीरम विद क्लॉटिंग फैक्टर प्लाज्मा है। सीरम में क्लॉटिंग फैक्टर मिला दो तो जो बनेगा वो क्या होगा? प्लाज्मा होगा। हाँ, प्लाज्मा में से क्लॉटिंग हटा दो तो जो बचेगा वो क्या है? सीरम है। तो ऐसे भी लिख लो, प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर इक्वल टू सीरम, ये लिख लो। है नहीं? ब्लड क्लॉटिंग में फैक्टर इस्तेमाल हो जाते हैं, इस्तेमाल होने के बाद जो निकलता है वो प्लाज्मा होता है, बस क्लॉटिंग नहीं। एक्चुअली पोर छोटे छोटे पोर होते हैं जो क्लॉट बनता है। अभी आगे पढ़ाएंगे कि क्लॉट ऐसा होता है, नेटवर्क होता है, ऐसे ऐसे इस टाइप का नेटवर्क होता है और इसमें छोटी छोटी आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटेड वगैरह भर जाती हैं। तो चाहे जितना भर जाए कुछ ना कुछ तो रह ही जाएगा। वही तो कह रहा हूं, यहाँ कुछ छोटे छोटे छेद रह गए हैं, उससे धीरे धीरे रिस रहा है, धीरे धीरे वो छेद भी भर जाएंगे, बस रिसना बंद हो जाएगा। ताजा ताजा जब क्लॉट बनता है तब रिसता है। अभी क्लॉटिंग बताएंगे, यहाँ से निकल के आएगा बाहर, फिर धीरे धीरे पूरे रास्ते बंद हो जाएंगे। फंक्शन नहीं है, फंक्शन नहीं है, वो समस्या है। ना ना, उससे कोई मतलब, उससे कोई मतलब, उससे कोई मतलब। जरा एनसीईआरटी ओपन करो। चलिए, पहली लाइन टिक कर लो बस। ये क्या लिखा है? स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू किस मामले में स्पेशल है? फ्लूइड के मैट्रिक्स के मामले में स्पेशल है। और दो बातें बताया है कि ना तो इसमें फाइबर पाए जाते हैं और ना ही सेल मैट्रिक्स बनाती है। इस मामले में क्या है? स्पेशल है, फॉल्स है। प्लाज्मा किस कलर का है? हाईलाइट कर लीजिए। और कैसा है? विस्कस है। कितने परसेंट है? 55% है। उसमें से 90 से 92% क्या है?
वाटर है, तो बचा क्या, 6 to 8% क्या है, प्रोटीन है। फाइब्रिनोजेन, ग्लोब्यूलिन और एल्ब्यूमिन, यही क्या लिखा है, देखो मेजर लिखा है, मतलब मेन प्रोटीन ये हैं। हैं बहुत सारी प्रोटीन, मेन कौन सी है, यही 3 मेन है। फाइब्रिनोजेन की आवश्यकता है किसके लिए, क्लॉटिंग या कोआगुलेशन ऑफ ब्लड के लिए। ग्लोब्यूलिन इन्वॉल्व है किसमें, बस ये शब्द याद रखिएगा, इसकी जगह अगर ओनली लिख दिया तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। प्राइमरली का मतलब मेनली, मुख्यतः। सेल ये किसमें इन्वॉल्व है, डिफेंस मैकेनिज्म। और जो एल्ब्यूमिन है वो किसमें इन्वॉल्व है, ऑस्मोटिक बैलेंस या ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन में इन्वॉल्व है। प्लाज्मा में स्मॉल अमाउंट में क्या मिलेंगे, मिनरल, जैसे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, ईटीसी लिखा है, इसका मतलब और भी होते होंगे, यहाँ फुल स्टॉप लगा है। ग्लूकोज, अमीनो एसिड और लिपिड ईटीसी क्या लिखा है, आल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा, ये क्या लिखा है, ऑलवेज ट्रांजिट। ट्रांजिट का मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होते रहेंगे। फैक्टर फॉर कोआगुलेशन या क्लॉटिंग ऑफ ब्लड आल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा, बस ये याद रखिएगा। एग्जाम में जानते हो क्या करेगा, ये हटा देगा, इतना केवल इतने हटाना है, स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर को कहते क्या हैं, तो कहते हैं सीरम। चलिए हेडिंग डालिए, फॉर्म्ड एलिमेंट। चाहे फॉर्म्ड एलिमेंट कहो और चाहे ब्लड सेल कहो और चाहे ब्लड कार्प सेल्स कहो, ठीक है, देख लो फिर लिखिएगा आराम से। अगर हम फॉर्म्ड एलिमेंट की बात करें तो पहली है इरिथ्रोसाइट, जिसको आरबीसी, फुल फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं है, रेड ब्लड सेल या कार्प सेल। दूसरी है ल्यूकोसाइट, जिसको हम लोग WBC कहते हैं। और तीसरी है थ्राम्बोसाइट, जिसको हम लोग प्लेटलेट कहते हैं, ठीक है। अगर हम नंबर की बात करें तो लगभग 5.0 से 5.5 मिलियन पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड। अगर इसके नंबर की बात करें तो लगभग 6000 से 8000 पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड। और अगर इसकी बात करें 1.5 लाख से 3.5 लाख पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड। अभी लिखो ना, जरा सुन लो फिर लिख लीजिएगा। यहाँ एक क्वेश्चन है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे ज्यादा कौन है, सबसे कम कौन है, मोस्ट एबंडेंट, तो सीधी सी बात है भाई, मोस्ट एबंडेंट क्या है। और फिर पूछा जाए सबसे कम, लीस्ट एबंडेंट कितनी है, तो आंसर देंगे क्या। तो अगर आपसे आर्डर पूछ लिया जाए, आर्डर ऑफ नंबर, तो क्या बताओगे, तो सबसे ज्यादा, फिर प्लेटलेट है, आरबीसी के बाद प्लेटलेट हैं, और प्लेटलेट के बाद, अच्छा एक क्वेश्चन पूछा गया है, रेशियो
ऑफ आरबीसी डब्ल्यूबीसी। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का रेशियो कितना होता है, तो ये याद रखिएगा 600:1 होता है। मतलब एक डब्ल्यूबीसी के तुलना में 600 आरबीसी ज्यादा पाए जाते हैं। आरबीसी डब्ल्यूबीसी का रेशियो 600:1 होता है। और अगर आरबीसी रेशियो प्लेटलेट पूछ ले तो ये लगभग 10:1 होता है। मतलब प्लेटलेट की तुलना में आरबीसी 10 गुना ज्यादा होती हैं और डब्ल्यूबीसी की तुलना में लगभग 600 गुना ज्यादा होती है। मोस्ट अबंडेंट कौन है, आरबीसी, और सबसे कम कौन है, डब्ल्यूबीसी। लिखो इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड थ्राम्बोसाइट ना लिख के क्या लिख दिया है, थ्राम्बोसाइट भी लिखा होना चाहिए तो पढ़ने में अच्छा लगता। ल्यूकोसाइट, थ्राम्बोसाइट है ना, तो प्लेटलेट लिखो चाहे थ्राम्बोसाइट। ये लगभग कॉन्स्टिट्यूट करेंगे कितने परसेंट, अभी पीछे बता के आए हैं 45% ऑफ द ब्लड। तो 55 वो है और 45 ये है। इरिथ्रोसाइट कहो या आरबीसी कहो, ये टिक कर लो, आया हुआ सवाल है। मोस्ट एबंडेंट ऑफ ऑल द सेल टू ब्लड, क्यों, किसी हेल्दी ह्यूमन में ऑन एन एवरेज कितने 5 मिलियन से 5.5 मिलियन आरबीसी, ये लिखा है। चाहे पर क्यूबिक लिखो चाहे ये लिख दो, mm-3 है ना, तो पर क्यूबिक हो गया, पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड। बस आज इतना ही पढ़ते हैं। आरबीसी में बहुत कुछ और है लिखा, वास्तव में यहाँ कम है लेकिन है बहुत कुछ इसके अंदर पढ़ना, तो थोड़ा सा अगले लेक्चर पर पढ़ेंगे। लेक्चर रिवाइज कर लीजिएगा, शाम को लेक्चर अपलोड करेंगे, पीडीएफ अपलोड करेंगे, शाम को टेस्ट पेपर भी आपको मिलेगा, सब करिएगा। और थोड़ा चैप्टर ब्रीदिंग वाला रिवाइज करके आइए, टेस्ट ले लिया जाए तो ठीक है, थोड़ा छोटा सा टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, जाओ।